Hello everybody, welcome back. My name is Ankit Chen. I'm an English teacher. Today we are going to learn new vocabulary. It means today's class is all about new vocabulary and new actions. Because when you don't have actions, you don't become able to make sentences. So most of the time what happens when we feel short of words, we don't become able to make sentences. तो आज की क्लास वॉकेबलरी बेस्ड क्लास है और बहुत नए नए वर्ड सीखने वाले। इस क्लास में लगभग 20 से 25 में नए नए एक्शंस कवर करूंगा और उनको डिस्कस भी करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे सबसे पहला जो वर्ड है वो वर्ड है पुल द लेग। अब देखो मैं इसको अगर डायरेक्टली पढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, तो इसे हम टॉपिक के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे सपोज हमने सीखा है कि कोई काम अगर हम अपनी लाइफ में करते हैं और इंग्लिश में बताते हैं तो हमारा मेथड बनता है आई एक्शन। अगर ये काम ही शी और ईट करते हैं तो एक्शन में एस एस लगाते हैं, और ये काम यू वी और दे करते हैं तो ओनली एक्शन आता है। ये आपने पढ़ा। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो हो सकता है आप और मैं नहीं करते, लेकिन इस दुनिया में जो लोग हैं वो करते हैं। तो कितनी बार जब हम लैंग्वेज बोलते हैं तो ऐसा टॉपिक आता है, ऐसा सेंटेंस है, सर लोग ऐसा करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, लोग सच छुपाते हैं, सर लोग है ना गाली गलौज करते हैं, सर लोग है ना अगर शायद देखा जाए तो काम में टांग अड़ाते हैं। तो अगर कोई काम जो आप और हम नहीं करते हैं लेकिन इस दुनिया में जो लोग हैं अगर वो करते हैं तो उनके बारे में भी तो हमें बात करना। जब इंग्लिश लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि सर लोग ऐसा करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम यूजुअली लोगों को बोलते हैं पीपल। पीपल का मतलब होता है लोग, और इंग्लिश में लोग का मतलब क्या होता है? आप किसी एक व्यक्ति को लोग नहीं बोलते, जनरली तब बोलते हैं लोग जब वो एक से ज्यादा है। तो जो हम बात करते हैं अगर एक व्यक्ति के बारे में तो यूजुअली या तो बोलेंगे वन या फिर बोलेंगे अ पर्सन। तो आज मैं इस कॉन्सेप्ट में पीपल के बारे में भी बात करूंगा, वन के बारे में भी बात करूंगा, अ पर्सन और वोकेबलरी भी बात करूंगा। वोकेबलरी बहुत से कम 20 से 25 में नए एक्शन सिखाऊंगा। आई विल टीच यू। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सुनना, ये जो वर्ड पीपल है इसका मतलब होता है लोग इस दुनिया के। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये एक प्लूरल वर्ड है क्योंकि लोग सिंगुलर नहीं है। एक व्यक्ति की अगर बात है तो या तो वन बोलते हैं या बोलते हैं अ पर्सन, लेकिन पीपल का मतलब होता है लोग। और यूजुअली हम लोग तब बोलते हैं जब हम अगर शायद एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ हम पीपल बोलते हैं। अब सुनो, पीपल अगर प्लूरल है तो पीपल कैसा प्लूरल है? पीपल एक ऐसा प्लूरल है जिसमें एस नहीं आता है। इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो विदाउट एस प्लूरल है, तो पीपल इज वन ऑफ दोस। पीपल उनमें से एक है। तो पीपल के साथ अगर लाइफ में सेंटेंस बनाओगे तो ओनली क्या आएगा? एक्शन, क्योंकि पीपल प्लूरल है। अब पीपल क्या हो गया? पीपल ही तो हो नहीं सकता, शी भी नहीं हो सकता, आई भी नहीं हो सकता, यू और वी भी नहीं हो सकता। क्या बनेगा? दे। तो दे के साथ क्या आता है? एक्शन। तो पीपल के साथ भी जब सेंटेंस बनाओगे तो आपका मेथड बनेगा पीपल एक्शन। जैसे मुझे बोलना है कि सर लोग है ना टांग खिंचाई करते हैं, तो सेंटेंस बनेगा पीपल पुल द लेग। मैंने बोला कि सर लोग है ना काम में टांग अड़ाते। देखो, पुल द लेग का मतलब होता है टांग खींचना। टांग खींचने का मतलब ये नहीं कोई खड़ा है और जाके उसकी टांग खींच गई। कहीं ग्रुप में कोई लोग खड़े फॉर एग्जांपल, और वहां पे अगर शायद हो सकता है आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों के सामने वो हो सकता है आपकी हंसी उड़ा रहा था। जैसे टांग खींचने का जो काम हम करते हैं उसे हम बोलते हैं पुल द लेग। देखो, एक तो किसी का मजाक बनाना होता है तो वो होता है मेक फन, उसे हम बोलते हैं मैक फन। मेक फन ऑफ समबडी। मेक फन ऑफ समबडी का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मजाक बनाना। मेक फन ऑफ समबडी। समबडी को शॉर्ट में एसबी से बताते हैं। तो लोग अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल तो दूसरों का मजाक भी उड़ाते हैं, तो ऐसा भी बोलेंगे सर पीपल मेक फन ऑफ अदर्स, मतलब पीपल लोग दूसरों का मजाक बनाते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था टांग खिंचाई के, तो उसे हम बोलेंगे पुल द लेग। तो लोग काम करते हैं पीपल पुल द लेग। वैसे दिमाग ये कहता है कि अच्छी आदत नहीं है, इट इज नॉट अ गुड हैबिट। तो शायद दिमाग ये भी कहता है कि एक व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, जब इंग्लिश लैंग्वेज में पिछली 2 क्लासेस शुरू से लेकर रही है मेरी,
आज भी कुछ शूट से लेकर मैं बात करूंगा, लेकिन इस वोकेबलरी के साथ करूंगा। कभी कभी कुछ एडवाइस ऐसी होती है जो एवरी सिंगल पर्सन पे लागू होती है, यानी हर एक ह्यूमन बीइंग पे लागू होती है। कोई एडवाइस अगर ऐसी है जो सबके लिए एप्लीकेबल है, किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं दे रहे हैं, ऐसी कोई एडवाइस है जो सबसे लेकर एप्लीकेबल है, सबके लिए लागू है, तब उस केस में हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। उस केस में या तो हम बोलते हैं अ पर्सन, यानी एक व्यक्ति को, या फिर अ पर्सन की बजाय हम बोलते हैं वन। देखो, हमें वन से और अ पर्सन से भी सेंटेंस बनाते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अ पर्सन और वन खाली शूट से ही बनेंगे, किसी भी सेंटेंस से बन सकते हैं। तो अगर हमने बोला कि सर एक व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो पर्सन शूट, और शूट के बाद ओनली एक्शन आता है। वन के साथ भी ऐसे ही बनेगा कि वन शुड एक्शन। नेगेटिव बनाना है कि नहीं सर एक व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बनेगा वन शुड नॉट एक्शन या अ पर्सन शुड नॉट एक्शन। जैसे मैंने बोला कि सर एक व्यक्ति को काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, सुनना ये एक एक्शन है। पोक द नोज, इसका मतलब होता है किसी के काम में दखल अंदाजी डालना, किसी के काम में रोक टोक करना, या किसी के काम में टांग अड़ाना, यानी कुल मिला के इसका मतलब है इंटरप्ट। तो इसे हम बोलते हैं पॉक द नोज। ध्यान रखना, इसका मतलब है काम में टांग अड़ाना, काम में दखल अंदाजी देना। लोग करते हैं काम, लोग अगर शायद देखा जाए तो दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, तो कैसे बोलेंगे? पीपल पोक द नोज विथ अदर्स अफेयर्स। देखो, यहां अफेयर्स का मतलब है लोगों के कामकाज से। तो पीपल पोक द नोज विथ अदर्स अफेयर्स, यानी लोग है ना दूसरों के कामकाज में टांग अड़ाते हैं। वैसे तो एक व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसे बोलेंगे? अ पर्सन शुड नॉट पोक द नोज विथ अदर्स अफेयर्स। तो मैं ऐसा बोलेंगे। अगर शायद आपने देखा हो, बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत है कि वो चीजों को अनसुना करते हैं, कभी कभी लोग अनदेखा भी करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो 3rd नंबर पे मैंने एक्शन लिखा हुआ है, टर्न अ डिफ ईयर। देखो, डिफ का मतलब होता है बहरा, और बहरा आदमी कान से ही होता है जो नहीं सुन पाता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो चीजों को इग्नोर कर रहा है, अनसुना कर रहा है चीजों को, फॉर एग्जाम्पल, तो उसे हम बोलते हैं टर्न अ डिफ ईयर। जैसे कितनी बार घर में भी होता है ना कि मम्मी हमें आवाज लगा रही है और हमें समझ में आ गया है कि मम्मी आवाज इसलिए लगा रही है कि कुछ ना कुछ काम करवाना है, और हम किसी रूम में बैठे तो उस बात को उस समय हम इग्नोर कर रहे हैं, और हमें लग गया कि हाँ ये काम अब मम्मी ने खुद नहीं कर लिया, तो हम जाके पूछते हैं कि मम्मी आप बुला रहे थे मुझे। तो बच्चे भी अनसुना करते हैं। तो अनसुने को इंग्लिश में बोलते हैं टर्न अ डिफ ईयर। डिफ ईयर के मतलब, अनसुने का मतलब क्या है? मतलब आप जानबूझ के डिफ बन रहे हैं, डिफ है नहीं है, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं टर्न अ डिफ ईयर। अगर ये बात आप अपनी लाइफ में इस काम को करते तो पॉजिटिव बोल सकते हैं कि सर मैं अनसुना करता हूं, आई टर्न अ डिफ ईयर। मैं नहीं करता हूं, आई डू नॉट टर्न अ डिफ ईयर। सर एक व्यक्ति को अनसुना नहीं करना चाहिए, वन शुड नॉट टर्न अ डिफ ईयर। ये वन से लेकर और भी, जैसे मैंने बोला कि सर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक व्यक्ति को मेहनत करना पड़ती है, तो यहां पे सेंटेंस ऐसे बनेगा, one has to work hard। मेहनत करने का एक्शन है वर्क हार्ड। तो ऐसा बोलेंगे कि सर one has to work hard to go ahead in life। go ahead मतलब आगे बढ़ना। one has to work hard, one has to work day in day out, यानी एक व्यक्ति को दिन रात काम करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ये ध्यान रखना। तो ऐसे तो वन के साथ सेंटेंस बना। अब देखो वन है ना, वन और अ पर्सन के साथ सेंटेंस बनाओ तो ये दोनों सिंगुलर है, वन एक ही होता है, अ पर्सन भी एक। तो इनके साथ ये कॉन्सेप्ट लगाना जब भी सेंटेंस बनाओ, जिस वैरायटी का। जैसे मैंने बोला कि एक व्यक्ति को मेहनत करना पड़ती है, कंपल्सन का सेंस दिया, तो मैंने हैज टू लगाया, हैव टू नहीं लगाया, क्योंकि 3rd पर्सन है ना, तो हैज टू आएगा। वन हैज टू वर्क हार्ड, वन हैज टू टर्न अ लॉट ऑफ स्टोन्स,
बोलते हैं ना, एक इंग्लिश में एक एक्शन है, टर्न अ लॉट ऑफ स्टोन्स, मतलब हिंदी में बोलते हैं बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल तो उसे बोलते हैं टर्न अ लॉट ऑफ स्टोन्स, यानी मैंने बोला कि सर मुझे यहाँ तक आने में बहुत सारे पापड़ बेलना पड़े, मुझे यहाँ तक आने में बहुत सारे पापड़ बेलना पड़े, तो इसका पास्ट होगा हैज टू का, हैड टू, आई हैड टू टर्न अ लॉट ऑफ स्टोन टू कम हियर या टू रीच हियर, मुझे यहाँ तक आने में बहुत पापड़ बेलना पड़े। सर आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेंगे, यू हैव टू टर्न अ लॉट ऑफ स्टोन्स, तो ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं ना पापड़ बेलना मतलब बहुत मशक्कत करना, मेहनत करना। तो अगला एक्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है अनदेखा करना। देखो ब्लाइंड अनदेखा करना, ब्लाइंड आई है, देखो डीफ किसके लिए यूज हुआ, ईयर, तो आई के लिए क्या होगा, ब्लाइंड, अनदेखा कर रहे हैं। अनदेखा कर रहे हैं मतलब जानबूझकर चीजों को हम इग्नोर कर रहे हैं, देख नहीं रहे, अंधा बन रहे हैं नहीं। जैसे होता है ना, कितनी बार कुछ हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो लोग उन चीजों को अनदेखा करते हैं, हाँ चलता रहता है, तो सोसाइटी में रोज होता रहता है, अपने को क्या लेना देना। तो उस सेंस में भी अक्सर लोग है ना आजकल चीजों को अनदेखा करते हैं। और हो सकता है हमने किसी को अनदेखा कर दिया, कि हमने देखा कि यार हो सकता है आप कहीं किसी चौराहे पे खड़े होकर कुछ खा रहे हैं, उधर से आपका कोई परिचित आ रहा है, आपने देखा अगर देख लिया तो खिलाना पड़ेगा, आई हैव टू फीड हिम, तो आपने उसे अनदेखा ही कर दिया। तो वह अनदेखा करना बनेगा टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी अनदेखा करना। मैंने बोला कि सर हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई, एक व्यक्ति को अनदेखा नहीं करना चाहिए, अ पर्सन शुड नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई, ये ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंस बनेंगे तो यूज आएगा। अगले एक्शन पे मूव करते हैं, टर्न डाउन। देखो टर्न डाउन का मतलब इंग्लिश में होता है ठुकराना, किसी भी चीज को, किसी भी चीज को, किसी का कोई प्रपोजल ठुकरा दिया, किसी की आपने फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट ठुकरा दी, आपने बोला कि नहीं नहीं सर मुझे तो नहीं चाहिए, आपने ठुकरा दिया कि नहीं सर मैं मेरे कर लूंगा। तो हम किसी चीज को अगर ठुकरा देते हैं ना, कोई किसी का प्रपोजल ठुकरा रहा है, कोई किसी की रिक्वेस्ट ठुकरा रहा है, उसने रिक्वेस्ट किया तो आपने बोला नहीं 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 नहीं, आपने उसने रिक्वेस्ट करी तो भी आपने उसको ठुकरा दिया फॉर एग्जाम्पल, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्न डाउन। तो एक्शन बनेगा टर्न डाउन द रिक्वेस्ट, किसी की रिक्वेस्ट को ठुकरा देना फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे टर्न डाउन कुल मिला के ना के सेंस में है, मना कर देना, रिफ्यूज कर देना। टर्न डाउन का मतलब क्या हो रहा है, नकार देना, रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में रिफ्यूज, रिफ्यूज रिफ्यूज का मतलब भी होता है मना कर देना, नकार देना, उस सेंस में यूज हुआ है टर्न डाउन। उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसने ठुकरा दिया उस चीज को। अगला वर्ड है एडॉप्ट, ADOPT। एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। देखो एडॉप्ट का एक मतलब और होता है ना किसी बच्चे को गोद लेना, मान लो किसी फैमिली में किसी पेरेंट्स के बच्चे ने तो कहीं और से किसी की और बच्ची गोद ले लेते हैं, लोग गांव के गांव गोद ले लेते हैं, लोग अनाथ बच्चे को गोद लेते हैं, तो वो गोद लेना भी एडॉप्ट होता है। लेकिन यहाँ एडॉप्ट का मतलब है अपनाना, एक ही बात है, गोद लेना और अपनाना। अपनाना मतलब किसी चीज को अपना मान ले, तो ये एडॉप्ट है। क्या अपना रहे, वेस्टर्न कल्चर। आजकल अगर देखा जाए तो इंडिया में लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब मैंने बात को ऐसा बोला है कि इंडिया में लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो मैंने प्रोग्रेस में बोला है। अब प्रोग्रेस में अगर बनाना है तो देखो पीपल के साथ कौन सा रूल है, यू वी दे वाला, क्योंकि पीपल तो प्लूरल है। तो प्रोग्रेस में पीपल के साथ आपको लगाना पड़ेगा आर और एक्शन में ING लगाना पड़ेगा। मैंने बोला कि सर लोग है ना वेस्टर्न कल्चर एडॉप्ट कर रहे हैं, पीपल आर एडॉप्टिंग, ING लगाओगे तो पीपल आर एडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर। तो मैंने बोला क्या हमें वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हमें वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहिए, शुड वी एडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, क्या हमें वेस्टर्न कल्चर एडॉप्ट करना चाहिए। तो ऐसा पूछेंगे, शुड वी एडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, कि हमें वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहिए क्या। किसी ने बोला कि नहीं सर नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, वी शुड नॉट
एडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, यानी सर हमें वेस्टर्न कल्चर एडॉप्ट नहीं करना चाहिए। तो वहां से लेकर बात करें तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। आगे बढ़े यहां तक, नंबर 6 के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए बोर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखिए जिनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एडमिट द मिस्टेक। देखो एडमिट का मतलब यहां पे एक्सेप्ट जैसा है। एक्सेप्ट का मतलब होता है ना स्वीकारना, किसी चीज को मान लेना। तो एडमिट द मिस्टेक का मतलब होता है अपनी गलती मान लेना। देखो गलती करना इंग्लिश लैंग्वेज में मैक अ मिस्टेक होता है। गलती करना होता है मैक अ मिस्टेक। मैक से बताते हैं, ध्यान रखना, डू से भी इतना नहीं बताते, कमिट से बता सकते हैं। कमिट वर्ड सुना है, समझ रहे? इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है कमिट। ये नेगेटिव काम करने के सेंस में ज्यादा यूज होता है, जैसे सुनना ध्यान से, गलती करना, मिस्टेक करना, जैसे सुसाइड करना, जैसे चोरी करना, जैसे पाप करना। तो वहां इन सबको करने के लिए कमिट वर्ड यूज करते हैं। कमिट का मतलब कोई भी गलत काम करने से होता है। जैसे सुसाइड करने का एक्शन बनेगा कमिट सुसाइड। चोरी, चोरी को इंग्लिश लैंग्वेज में थेफ्ट बोलते हैं, THEFT। थेफ्ट ने चोरी होता है, तो एक्शन बनेगा कमिट थेफ्ट। कमिट की स्पेलिंग नहीं लिखूं चलेगा ना, COMMIT, कमिट। तो इंग्लिश लैंग्वेज में चोरी करना बनेगा कमिट थेफ्ट। ऐसे पाप करना, पाप को इंग्लिश में सिन बोलते हैं, SIN, सिन अने पाप, तो बनेगा कमिट सिन। तो कमिट अ मिस्टेक, कमिट थेफ्ट, कमिट सुसाइड। और एक और वर्ड बताना भूल गया, क्राइम करना, कमिट क्राइम। तो मैंने बोला कि लोग क्राइम करते हैं, तो पीपल कमिट क्राइम। सो लोग है ना चोरी करते हैं, पीपल कमिट थेफ्ट। सो लोग पाप करते हैं, पीपल कमिट सिन। सो लोग सुसाइड करते हैं, पीपल कमिट सुसाइड। किसी ने बोला कि सर उसने सुसाइड कर लिया, ही कमिटेड सुसाइड। सर उसने है ना पाप किया, ही कमिटेड सिन। तो ये चीज है। सर उसने चोरी करी इसलिए उसको पनिशमेंट मिल रहा है, ही कमिटेड सिन। तो वहां से लेकर बात, तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें समझने की जरूरत है। तो एडमिट का मतलब होता है स्वीकारना, मानना। एडमिट द मिस्टेक मतलब अपनी गलती को स्वीकारना। आपने बोला सर क्या आप आपकी गलती को स्वीकारते हैं, डू यू एडमिट योर मिस्टेक? तो मैंने बोला यस, इफ आई डू आई एडमिट माई मिस्टेक, इफ आई मेक अ मिस्टेक आई एडमिट माई मिस्टेक। तो एडमिट द मिस्टेक का मतलब होता है अपनी गलती को स्वीकार लेना। एडमिट का सेकेंड और थर्ड फॉर्म एडमिटेड हो जाएगा, तो पास्ट में बन जाएगा। ING लगाओगे तो एडमिटिंग हो जाएगा, एस लगाओगे तो एडमिट्स हो जाएगा। अगला वर्ड पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है, रब द सॉल्ट इनटू वाउंड। देखो रब का मतलब होता है मलना, विक्स वेपो रब है ना, कलर मलते हैं, कोई भी चीज हाथ में मलते हैं तो रब बोलते हैं। रब द सॉल्ट इनटू वाउंड। वाउंड का मतलब होता है जख्म, घाव, जहां लग जाती वहां जख्म हो जाता है। तो हिंदी में बोलते हैं ना कि जले पे नमक छिड़कना। तो अगर कोई जगह जल गई है तो वो एक घाव बन गया है, और घाव को हम वाउंड बोलते हैं। तो जले पे नमक छिड़कने को इंग्लिश में बोलते हैं रब द सॉल्ट इनटू वाउंड। कि एक तो पहले से और किसी को कोई प्रॉब्लम परेशानी थी और उसमें हमने उसको एक ऐसी बात बोल दी कि वो जले पे नमक छिड़कने के समान हो गया। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, समझना। मान लेते हैं मेरा कोई रिजल्ट आया है, और रिजल्ट जब आया तो रिजल्ट अच्छा नहीं था, इट वॉज नॉट गुड, आई गॉट वेरी पुअर मार्क्स, मुझे बहुत कमजोर नंबर आए। अच्छे नंबर को हम गुड मार्क्स बोलते, तो खराब नंबर को पुअर मार्क्स बोलते। तो मेरे पापा मुझे डांट रहे हैं, माई फादर इज स्कोल्डिंग मी। किसी को डांटना इंग्लिश में स्कोल्ड होता है। तो मेरे पापा डांट रहे हैं मुझे, और उसी मोमेंट पे कोई और व्यक्ति या कोई और बच्चा मेरे घर पे मिठाई का डिब्बा और उसका रिजल्ट लेकर आए। बोले अंकल नमस्ते,
ये मेरा रिजल्ट है। अब मेरे बने 50 या 55, वो भाई साहब आए 90 या 85 वाले और हाथ में मिठाई का डिब्बा। इधर तो पूजन चल ही रही थी और वो आ गया तो पूजन महापूजन में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो कैसा हो गया, जले पे नमक छिड़कने जैसा हो गया। आ रही बात समझ में? तो उसको हम ऐसा बोलते हैं। यहाँ एक और वर्ड है हमारे पास, एक तो जले पे नमक छिड़कना हो गया, एक और होता है 8 फ्यूल टू फायर। यहां एक एक्शन हो रहे हमारे पास, 8 फ्यूल टू फायर यानी आग में घी डालना। 8 फ्यूल टू फायर, फ्यूल समझते हैं? जैसे बाइक के लिए पेट्रोल फ्यूल है, कार के लिए पेट्रोल और डीजल फ्यूल है ना। केरोसिन भी एक फ्यूल है, तो गैस भी एक फ्यूल है ना। तो घी भी फ्यूल ही है, उसको डालेंगे तो आग भभकेगी। तो 8 फ्यूल टू फायर का मतलब होता है आग में घी डालना, समझ रहे? तो आग में घी डालना क्या होता है समझते हैं? जैसे सपोज हो सकता है किसी दिन कोई गलती हो गई मुझसे, उसके लिए मेरे पापा मुझे डांट रहे हैं और हो सकता है उन्होंने एक आध दो टिका भी दिया, पिताजी हैं, इट्स ओके। लेकिन उसी दिन सुबह क्या हुआ कि हो सकता है मुझसे घर में कोई और नुकसान भी हो गया था। हो सकता है टीवी का रिमोट टूट गया था, हो सकता है उसी दिन मुझसे मेरा मोबाइल फोन का स्क्रीन भी टूट गया था, डिस्प्ले। ये बात उस समय मेरे छोटे ब्रदर ने बता दी कि पापा सुबह है ना, इसने इसका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया है, ये इसका मोबाइल फोन भी फूट गया है, आज टीवी का रिमोट भी। अब प्रभु इधर तो चल ही रहा था ना, अब ये आग में कैसा हो गया, घी डालने के समान हो गया। तो उसको हम ऐसा बोलते हैं 8 फ्यूल टू फायर यानी आग में घी डालना। देखो लोग सच बोलते हैं, उसका एक्शन है स्पीक द ट्रूथ। लोग झूठ बोलते हैं, उसका एक्शन है टेल अ लाई। लेकिन लोग सच छुपाते भी हैं, छुपाना हाइड होता है। क्या होता है? हाइड। तो सच छुपाने का एक्शन होता है हाइड द ट्रूथ। हाइड का सेकेंड फॉर्म हीड होता है और थर्ड फॉर्म होता है हिडन। हाइड, हीट, हिडन, ध्यान रखना। छुपाना हाइड होता है, सच छुपाना। वैसे तो एक व्यक्ति को सच नहीं छुपाना चाहिए, अ पर्सन शुड नॉट हाइड द ट्रूथ, लेकिन लोग सच छुपाते हैं। पीपल हाइड द ट्रूथ। आ रही बात समझ में? तो ये काम में आएगा आपका। अगला एक्शन देख, क्या लिखा हुआ है? ड्राइव। ड्राइव का मतलब चलाना, कोई भी व्हीकल। लेकिन क्या लिखा है? रेस। रेस का मतलब होता है वेरी फास्ट। जैसे आजकल के नौजवान बहुत फास्ट ड्राइव करते हैं, बहुत अंधाधुंध चलाते हैं। उसमें एक लॉस है। जैसे अगर देखा जाए तो हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, लाइफ इज टू शॉर्ट। इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं ना कि जीवन बहुत छोटा है, तो इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ इज टू शॉर्ट। लाइफ बहुत छोटी, जीवन बहुत छोटा है। पहले जैसा तो लाइफ रहा ही नहीं, अब बहुत छोटा है लाइफ। उसके बावजूद हमने देखा आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। सो मेनी एक्सीडेंट्स टेक प्लेस एवरी नाउ एंड देन। टेक प्लेस का मतलब होता है किसी भी घटना का कहीं भी घटित होना। सो मेनी एक्सीडेंट, उसमें बहुत सारे बच्चों की जान जाती है। देखो एक्सीडेंट होना अपनी लापरवाही भी हो सकता है, हम केयरलेस भी हो सकते हैं, इसलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं। हर जगह भाग्य नहीं, कैसा इतना ही जीवन था, नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। हम ऐसा इसलिए मान लेते कि मन को शांति हो जाए, ये के कि उसकी लाइफ इतनी ही थी। वो लापरवाही भी तो हो सकती है। अरे भाई समझ, ये बात ध्यान रखना, ये चीज़ हमें ध्यान रखना। जैसे अभी भी हमारे देश में शिक्षा की बहुत कमी है, लिटरेसी रेट बहुत कम है हमारा। हम बहुत ठीक है अब हो रहे हैं, फिर भी एजुकेशन को जिस वे में हमें लेना चाहिए वो ले नहीं पा रहे। पहले किसी ज़माने में स्कूलों में बच्चों का एक बुक होता था नैतिक शिक्षा करके, मॉरल एजुकेशन, वो धीरे धीरे हटता जा रहा है। बच्चों के अंदर मॉरल एजुकेशन भी नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। नैतिक शिक्षा जीवन में बहुत आजकल बच्चों को ऐसा लगता है, यूथ को, कि हमारे अंदर टैलेंट है तो हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। कभी कभी टैलेंट होने के बावजूद भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें चाहिए आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सच है, आपने सुनो,
आपने एक जबरदस्त कोई कार बाइक स्कूटी ले ली और उसमें अगर आप फ्यूल नहीं डलवाओगे तो चलेगी क्या? तो टैलेंट तो गॉड गिफ्ट है, उस पर आप थोड़ा काम करके कम ज्यादा बढ़ा सकते हैं, दैट इज द गॉड गिफ्ट। बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ठीक है, छोटा मोटा ऊपर वाले ने कोई टैलेंट दिया तो बी थैंकफुल टू गॉड, ऊपर वाले का धन्यवाद करिए। जैसे मुझे कोई व्यक्ति कहता है फॉर एन एग्जाम्पल कि सर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपका लैंग्वेज अच्छा इंग्लिश आती है बाय चांस सब, मेरी एक आदत है, मैं बोलता हूँ नहीं इसमें मेरा कुछ नहीं है, दैट गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद दिस थिंग एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस, मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ, बस मैं इसको पाल पोस कर बड़ा कर रहा हूँ, धीरे 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 सीख कर आगे बढ़ रहा हूँ, सीख के बढ़ रहा हूँ, बिना सीखे आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो बोलते ना हम विकसित भारत बन रहा है, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब तक हमारा भारत शिक्षित नहीं होगा तब तक विकसित नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। शिक्षित जब तक सभी लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, ईच एंड एवरीबडी, रियली ध्यान रखना, अनलेस एंड अनटिल, अगर हम जब तक एजुकेटेड नहीं होते हैं तब तक नहीं बन सकता है। ठीक है, पहले से कुछ बदलाव है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी गवर्नमेंट, ये हर जगह गवर्नमेंट डजंट हैव एनी रोल, वी हैव टू प्ले आवर रोल, हमारा भी कुछ दायित्व है, वी हैव टू प्ले आवर रोल, हमारा रोल क्या, हमें प्ले करना पड़ेगा। तो ड्राइव रेस का मतलब होता है अंधाधुंध चलाना, बहुत फास्ट चलाना, तो उसे हम बोलते हैं ड्राइव रेस। मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए एक व्यक्ति को, अ पर्सन शुड नॉट ड्राइव रेस, रियली अ पर्सन शुड नॉट ड्राइव रेस, नहीं करना चाहिए। अगला क्या लिखा हुआ है, बोस्ट। आपने एक नाम सुना है, बोलते हैं ना हिंदी में डिंगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, फेंकू। देखो फेंकू इंसान को तो इंग्लिश में ये बोलते हैं, बोस्टफुल। बोस्टफुल उस व्यक्ति का नाम है जो डिंगे हाँकता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लंबी लंबी फेंकता है, ऐसे व्यक्ति को बोस्टफुल बोलते हैं। आपने बोला कि सर वो तो बोस्टफुल है, ही इज बोस्टफुल, ये एक नॉन एक्शन है, ही इज बोस्टफुल, लेकिन इसका एक्शन बोस्ट है। क्या एक्शन है, बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है डिंगे हाँकना, बोस्टफुल तो उस आदमी को बोलते हैं जो ये काम करता है, तो ये काम करने का एक्शन बोस्ट है। क्या है, बोस्ट, बड़ी बड़ी बातें करना, डिंगे हाँकना बोलते हैं, फेंकना, फाकालाजी करना, उसको हम बोस्ट बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं लगाना, ये एक्शन ही है। जैसे अगर आपको मुझसे पूछना है कि सर आप करते हो क्या, तो बनेगा डू यू बोस्ट। मैंने बोला कि सर वो है ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, फेंकता है, ही बोस्ट। अब देखो सुनो, इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे कोई एक्शन आपके पास है, उसके लास्ट में अगर टी और टी से पहले अगर एस है और आप अगर एक एस और लगाते हो तो आप इस एस के कारण इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। ये मैंने तब भी बात करी थी जब आपको मैंने इंग्लिश में 2 वर्ड पढ़ाए थे, कॉस्ट और लास्ट। यहां भी ऐसा ही, जब थर्ड पर्सन के लिए बनाते हो लाइफ में तो यहां भी एस लगाना पड़ता है, इस एस के कारण इस एस का प्रोनाउंसिएशन नहीं बनता है। कॉस्ट, लास्ट, ऐसा नहीं बोलते कोस्टस, ना 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 ना, ध्यान रखना। तो बॉस्ट, तो मैंने बोला सर वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, ही बॉस्ट। अब एक एक्शन हो रहा है यहाँ पे, टॉक बिग। टॉक बिग से भी बोल सकते हैं, टॉक बिग। क्या सर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डू यू टॉक बिग। सर वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, ही टॉक्स बिग, तो ये ध्यान रखना। तो हम वहां ये वर्ड यूज करेंगे, टॉक्स बिग। नंबर 12 ये लिखा है लेंट मनी। देखो एक वर्ड है बोरो, BORROW। इंग्लिश में बोरो का मतलब होता है उधार लेना। किसी भी चीज से किसी भी व्यक्ति से अगर आप कोई भी चीज उधार ले रहे हैं जरूरत पड़ने पर, तो उधार लेने को हम बोलते हैं बोरो। लेकिन आपसे कोई उधार ले रहा है तो आप उसे उधार दे रहे हो, तो उधार देने का एक्शन क्या है, उधार लेने का तो एक्शन ये है बोरो। किसी ने आपसे, जरूरी नहीं कि पैसे ही उधार ले, किसी ने आपसे पेन मांगा है और आपने पेन दिया है तो हम बोरो भी उससे कर सकते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल किसी से मुझे उसका पेन लेना है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं, सर कैन आई बोरो योर पेन, बोल सकते हैं।
एक तरीका और हो सकता है, देखते हैं। ये लिखा हुआ है लेंट मनी। लेंट का मतलब होता है उधार देना, बोरो का मतलब है उधार लेना, और लेंट का मतलब है उधार देना। जैसे मैं किसी से बोलता हूं कि सर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो क्या, तो ऐसे बोलेंगे कैन यू lend me some money, कि सर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो क्या, तो ऐसे बोलेंगे कैन यू लैंड मी सम मनी, कैन यू लैंड मी सम मनी, कि सर क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। यहां मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो क्या, कैन यू लैंड मी सम मनी। तो लेंड का मतलब उधार देना, बोरो का मतलब उधार लेना। बोरो का सेकेंड और थर्ड फॉर्म है बोरोट, लेकिन लेंट का सेकेंड और थर्ड फॉर्म लेंट होता है, L-E-N-T, L-E-N-T। जैसे एक वर्ड है ना स्पेंट, एक वर्ड है सेंट, यहां भी E-N-D, यहां भी E-N-D। तो स्पेंट का सेकेंड और थर्ड फॉर्म स्पेंट होता है, और सेंट का सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेंट होता है। तो लेंट का लेंट होता है। सर मैंने उसको 2000 रुपये उधार दिए थे, आई लेंट हिम 2000 रुपीज, ऐसे बोलेंगे आई लेंट हिम 2000 रुपीज, तो ऐसे बोलेंगे। ओके, अब उधार देना है लेंट, उधार लेना बोरो है। ये और भी यूज कर सकते हैं, कैसे, जैसे आपने एक सेंटेंस सुना है ना, जैसे किसी को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं कैन यू हेल्प मी। अगर हमें किसी की मदद की जरूरत है, किसी की मदद की जरूरत है, तो हम बोलते हैं सर कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या सर आप मेरी सहायता कर सकते हो क्या। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, कैन यू लेंड मी यूर हैंड्स, कैन यू लेंड मी यूर हैंड्स, क्योंकि आदमी मदद कैसे करेगा, हाथ से ही मदद होती है। तो ऐसा बोलते हैं कैन यू लैंड मी योर हैंड। ये अच्छे तरीके, एडवांस तरीके हैं। कैन यू लैंड मी योर हैंड, कैन यू लैंड मी यूर हैंड्स का मतलब है कि क्या सर आप मुझे अपने हाथ उधार दे सकते हो, तो हमें वो हाथ नहीं मांगना है किसी का, है ना। यहां लैंड मी योर हैंड का मतलब होता है टू हेल्प समबडी, किसी की सहायता करना। जैसे हमें किसी व्यक्ति का अगर फॉर एग्जाम्पल ध्यान खींचना, हमें किसी का ध्यान अगर चाहिए, तो इंग्लिश में बोलते हैं ना, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज, या कैन आई ड्रॉ योर अटेंशन, ड्रॉ का मतलब खींचना। अब इसको इंग्लिश में ऐसा भी बोल सकते हैं, कैन यू लैंड मी यूर ईयर्स, क्योंकि अटेंशन ध्यान जब चाहिए, है ना, मतलब एक्चुअली आप ऐसा कब बोलते हैं, जब आप कोई बात कहने वाले हो, किसी को कोई बात सुनाने वाले हो। सुनेगा आदमी कैसे, कान से। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप बोलते कि कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज, उसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, कैन यू लैंड मी योर ईयर्स, कैन यू लेंड मी योर ईयर्स। तो लेंड का मतलब क्या हुआ, उधार देना। आगे बढ़े, लेट्स गो, आगे चलते। कुछ और एक्शंस हैं जो लिखे हुए हैं। आज एक्चुअली मैंने सोचा कि कुछ नए एक्शंस पढ़ाए जाएं, तो दैट इज वाई मैं नए एक्शंस पढ़ा रहा हूं। ओके, 1 अप्रैल से नया ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग में 8:30 पे। ऑनलाइन क्लास मेरी अपनी एप्लीकेशन पे चलेगा। उस क्लास में काफ़ी फैसिलिटी रहेगी। पहली पढ़ाऊंगा तो सही में जैसे पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद उसमें प्रैक्टिस सेशन भी रहेंगे। प्रैक्टिस सेशन कैसे रहेंगे, एक तो जब मैं पढ़ाता हूँ तब पूछूंगा उस समय, और अलग से हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, आपसे मैं बात करूंगा फॉर एग्जाम्पल। तो उससे क्या होगा, उससे आपका अपना फियर खत्म होगा, हम कन्वर्सेशन करेंगे, टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो हम वो सारी चीजें रखेंगे, उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगला वर्ड, कीप एन आई ऑन समबडी। इसमें मैं 2 days का डेमो फ्री भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी ज्वाइन करिए इफ यू आर इंटरेस्टेड, और दूसरों को भी बताइए इफ समबडी इज इंटरेस्टेड बट स्केर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बताइए आप क्या लिखा हुआ है, कीप एन आई ऑन समबडी। एसबी मतलब समबडी। देखो इंग्लिश में समबडी को शॉर्ट में एसबी से लिखते हैं, और समथिंग को शॉर्ट में STH से लिखते हैं, समथिंग।
कीप एन आई का मतलब होता है किसी पे नजर रखना। नजर कैसे रखते हैं? आंखों से। ध्यान कैसे रखते हैं? आंखों से। तो कीप एन आई का मतलब होता है किसी पे नजर रखना या किसी का ध्यान रखना। जैसे मेरा बेटा है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उस पर नजर रखूंगा, उसका ध्यान रखूंगा। मेरा छोटा ब्रदर भी है तो मैं उसका भी ध्यान रखता हूँ, उस पर भी नजर रखना पड़ेगी। मेरे पापा, हम भाई बहनों पे नजर रखते हैं, लोग हम पे भी नजर रखते हैं, हम भी लोगों पे रख सकते हैं। लेकिन यहाँ कीप एन आई का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल कि किसी का हम ध्यान रख रहे हैं, किसी के ऊपर नजर बनाए हुए नजर रख रहे हैं कि हाँ वो क्या कर रहा है, वो उस सेंस में जाता है यहाँ पे। जैसे हम अपने से छोटों पे नजर रखते हैं ना कि क्या कर रहे हैं वो अपने जीवन में, तो वो सेंस में आएगा। तो कीप एन आई ऑन समबडी, कीप एन आई ऑन यंगर, अपने से छोटे पे फॉर एग्जाम्पल। और नाम लगाना चाहे तो लगा, जैसे मैंने बोला कि मैं अपने ब्रदर के ऊपर नजर रखता हूँ, आई कीप एन आई ऑन माई ब्रदर। मेरे पापा मेरे ऊपर नजर रखते हैं, माई फादर कीप्स एन आई ऑन मी। तो वहां ऐसा मतलब। अगला एक्शन है फाइंड फॉल्ट्स। फाइंड का मतलब ढूंढना होता है और फॉल्ट का मतलब होता है गड़बड़ी, फॉर एग्जाम्पल कमियां, खामियां। बट ये दूसरों में ही निकालते हैं, हम अपनों में नहीं। ध्यान रखना, बहुत कम लोग होते, मैंने पहले भी बोला, आई ऑफन टेल दिस थिंग इन माई क्लास कि इस पृथ्वी पे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं बट जो ये सोचते कि मेरे अंदर बहुत कमी है, मुझे इंप्रूव करना है, आगे बढ़ना है। मेरे अंदर बहुत कमी है, मुझे इंप्रूव करना है, आगे बढ़ना है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ऊपर इतना विचार और ध्यान करते हैं कि क्या कमी रह रही, इतना कर लिया, फिर भी दे डोंट बिकम होपलेस, रिजल्ट नहीं मिलता। दे वेट फॉर देयर टाइम, दे वेट फॉर देयर टाइम। इंग्लिश में कहावत है कि लेट द टाइम रोल, लेट द टाइम रोल, कि सर समय आने दो। इंग्लिश में बोलते हैं लेट द टाइम रोल, समय आने दो सर, आई विल शो यू, मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो इंग्लिश में तो फाइंड फॉल्ट्स का मतलब होता है किसी में कमी ढूंढना, खामियां ढूंढना, गड़बड़ी ढूंढना। दूसरों में ढूंढते हैं तो विथ अदर्स लगा दे तो बनेगा फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स। जैसे आपने बोला क्या सर आप दूसरों में कमियां ढूंढते हो, दूसरों की कमियां निकालते हो, तो बनेगा डू यू फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स, डू यू फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स। अच्छा, इनमें से किसी एक्शन का अगर आपको सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं पता है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट में, सो आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ध्यान रखना। तो फाइंड फॉल्ट विद अदर्स का मतलब है किसी की कमियां, खामियां, गड़बड़ियां निकालना। अगला वर्ड क्या लिखा है? यूज फाउल लैंग्वेज। फाउल का मतलब होता है बेकार, भद्दा। जैसे जब हम कैरम खेलते तो वहां फाउल हो जाता है ना, वहां जो फाउल होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, एक्चुअली वो खराब माना जाता है। तो फाउल लैंग्वेज का मतलब होता है कि ऐसी भाषा जिसमें बहुत अपशब्द है, अच्छे शब्द नहीं है, काफी लो बोल रहा है वो व्यक्ति, काफी हल्का बोल रहा है, तो बहुत हल्की लैंग्वेज यूज करना फाउल लैंग्वेज होता है। तो एक्शन है यूज फाउल लैंग्वेज, कि सर वो हमेशा ना बहुत हल्की भाषा यूज करता है, ही ऑलवेज यूजेस फाउल लैंग्वेज। सर फाउल लैंग्वेज, गंदी भाषा यूज मत करिए, भद्दी भाषा मत बोलो सर। तो कब? जैसे हो सकता है मैं गंदे वर्ड्स बोल रहा हूं तो बोलेंगे यूज फाउल लैंग्वेज। मैंने बोला सर लोग करते हैं, पीपल यूज फाउल लैंग्वेज, वैसे तो एक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, अ पर्सन शुड नॉट यूज फाउल लैंग्वेज। यहां पे एक और वर्ड लगा सकते हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज। एब्यूसिव लैंग्वेज का मतलब ऐसी भाषा जिसमें गाली गलौज हो। जैसे गाली गलौज देना किसी को एब्यूज अदर्स होता है। एब्यूज अदर्स का मतलब होता है किसी को गाली गलौज करना। तो मैंने बोला कि सर हमें कभी किसी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए, वी शुड नेवर एब्यूज अदर्स। लेकिन एब्यूसिव लैंग्वेज का मतलब होता है गाली गलौज वाली भाषा। तो एक्शन बनेगा यूज एब्यूसिव लैंग्वेज। एक और वर्ड है यहाँ पे, यूज स्वेयर वर्ड्स। यूज स्वेयर वर्ड्स का मतलब भी होता है अपशब्द कहना, अपशब्द बोलना, उसको भी हम बोलते हैं यूज स्वेयर वर्ड्स। ये वही स्वेयर है, शपथ वाला, कसम वाला, आई स्वेयर, SWER, वही स्वेयर है, ध्यान रखना। ओके, स्वेयर का मतलब शपथ लेना भी होता है, कसम खाना और शपथ लेना एक ही बात होता है। लेते हैं हमारे देश में लोग, है ना, पॉलिटिशियंस लेते हैं। पॉलिटिशियंस अगर शायद देखा जाए तो टेक ऑथ बोलेंगे, टेक ऑथ का मतलब भी होता है शपथ लेना, है ना, तो वो भी बोलेंगे, यूज करेंगे। स्टिक टू वर्ड्स, देखो स्टिक का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल चिपकाने से, फेविस्टिक। जैसे कहीं फोटो लगाना है हमें तो हम बोलेंगे ना स्टिक द फोटो, पेस्ट अ फोटो,
तो वो स्टिक से भी बोल सकते हैं। स्टिक द पोस्टर। स्टिक टू वर्ड्स का मतलब होता है अपने शब्दों के साथ बने रहना, मतलब जो बोला है वो करना है, जो बोला है वो करना है। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि मैं इतने लेक्चर्स लूंगा, पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाऊंगा इसे, ये ध्यान रखना। स्टार्टिंग में मैंने शायद फर्स्ट मंथ में वीकली 2 वीडियोस आई यूज टू अपलोड, फिर मुझे लगा कि 3 करना चाहिए, मैंने लगभग 5 महीने 3 किए, अब काफ़ी अच्छा कंटेंट भी हो गया है, लगभग 100 वीडियो में तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा स्पोकन का, ध्यान रखना। क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस में 3 मंथ्स ही पढ़ाता हूँ अपने कोर्स को, सब कुछ कवर कर लेता हूँ। पर यहाँ कुछ वीडियो की लेंथ थोड़ी शॉर्ट होती है, तो ऐसा करना पड़ता है कि उस टॉपिक को 2 वीडियो में करके हम शूट कर रहे हैं। तो स्टिक टू वर्ड्स का मतलब होता है, जैसे इस वीक से मैंने पिछले वीक में आई जस्ट हैड टोल्ड इन द क्लास कि फ्रॉम द नेक्स्ट वीक there would be only 2 videos in a week, first one on Monday and second one on Thursday। इस वीक से 2 ही होंगे। तो थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो इसलिए, और समर है ना, वर्कलोड तो इसलिए बढ़ा है कि समर है, बच्चे बढ़ जाते हैं, फिर ठीक है, इट्स ओके, काम के लिए तो मेहनत कर रहे हैं, तो काम बढ़ गया तो हमें काम की रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। एक व्यक्ति काम के लिए ही मेहनत कर रहा है, और जब काम बढ़ जाए तो फिर काम का बहाना नहीं बनाना चाहिए, फिर हमें काम का बहाना नहीं बनाना चाहिए। वी शुड नॉट गिव एक्सक्यूज, नहीं, काम के लिए तो मेहनत कर रहे। स्टिक टू वर्ड्स का मतलब होता है शब्दों के साथ बने रहना, मतलब जो शब्द बोले हैं, जो वादे हमने किए हैं, जो प्रॉमिस हमने किए हैं, वो निभाए हैं, तो उसे बोलते हैं स्टिक टू वर्ड्स। जैसे आपने बोला सर डू यू ऑलवेज स्टिक टू योर वर्ड्स, डू यू ऑलवेज स्टिक टू योर वर्ड्स, तो यहाँ जवाब यस से मत देना, ऐसा मतलब लगे यस आई स्टिक टू वर्ड्स, ह्यूमन बीइंग है हम, ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, भरोसा नहीं है। जैसा बोलना आई ट्राई टू, क्या बोलना, आई ट्राई टू स्टिक टू माई वर्ड्स, के सर मेरी बिल्कुल कोशिश रहती है कि मैं हमेशा जो शब्द मैंने बोले हैं, जो वादे मैंने किए, वो मैं निभाऊं, तो आई ट्राई टू, आई स्टिक टू वर्ड्स माई, आई स्टिक टू माई वर्ड्स मत बोलना, लेकिन हाँ बोलना आई ट्राई टू, कोशिश करता हूँ कि नहीं। एक क्या लिखा है आंसर बैक, देखो आंसर का मतलब होता है जवाब देना, किसी भी व्यक्ति की बात का जवाब देना, क्वेश्चन का जवाब देना, उसे हम आंसर से बताते। लेकिन जब आंसर के साथ हम बैक लगा देते तो इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज होता है, इसका मतलब होता है किसी को पलट के जवाब दे देना। जैसे बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता को पलट के जवाब दे देते हैं, टीचर को भी दे देते हैं क्लास में, बच्चों में पेशेंस नहीं है, हाँ दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत जल्दी अपना टेम्पर खो देता है, लूज टेम्पर बोलते हैं, इसका एक्शन है लूज टेम्पर, अपना आपा खोना, अपना धैर्य खो देना, उसे हम बोलते हैं लूज टेम्पर। नहीं, डोंट लूज टेम्पर, अपना आपा नहीं खोइए, अपना टेम्पर मत खोइए। तो आंसर बैक का मतलब होता है पलट के जवाब देना, ये मुंह पे जवाब दे देना। वैसे वी शुड नेवर आंसर बैक टू आवर पेरेंट्स, हमें अपने जीवन में कभी भी अपने पेरेंट्स, माता पिता को पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, भले 1% केस में अगर वो गलत भी हो तो इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, हर बात नहीं समझ सकता हर व्यक्ति, आप भी नहीं समझ सकते तो इट्स ओके, एक जनरेशन गैप है, हो सकता है इतना ज्ञान नहीं है, इट्स ओके, दे आर आवर पेरेंट्स, ध्यान रखो। पलट के लॉज, LODGE, देखो लॉज का मतलब होता है भरने से, जैसे लॉज एन FIR का मतलब होता है किसी के खिलाफ कोई FIR भरना या FIR करना। लॉज और कहाँ भी यूज हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब बारिश होती है तो पानी भरा जाता है गलियों में, कॉलोनी में, घर में, तो उसको भी हम लॉज से बोलते हैं, लॉज यूज करते हैं वहां पे, LODGE, लॉज, ध्यान रखना। ओके, बोलते हैं ना अक्सर आजकल के अखबार है ना सर एडवर्टाइजमेंट से भरे हुए हैं, सो रियली नाउ डेज न्यूज़पेपर्स आर लॉज्ड विथ एडवर्टाइजमेंट्स, तो वहां से भी बोल सकते हैं। तो भरना, लॉज एन FIR मतलब किसी के खिलाफ कोई FIR करना, कोई FIR मुकदमा भरना फॉर एग्जाम्पल, उसे हम लॉज से बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बस अब कुछ ही बचे हुए हैं 2-3 एक्शन जो मैं आप लोग को बता के खत्म कर देता हूं। अगला एक्शन है मोह, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे,
ये माइंड नहीं है, मिंट, मिंट, मिंट मनी। मिंट मनी का मतलब होता है पैसा छापना। ये बोलते हैं ना कि अक्सर बहुत पैसा छाप रहा है वो। सर अब देखो पैसा छापने का मतलब होता है, एक तो होता है पैसा कमाना, कमाने को क्या बोलते हैं, अर्न मनी। तो कमाना तो इतना होता है कि बस अपना जीवन चल जाए, आजीविका चल जाए, है ना। लेकिन एक आदमी बहुत पैसा कमा रहा है, मतलब अर्न सो मच अमाउंट, बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा कमाना, उसी को हम बोलते हैं पैसा छापना। किसी ने बोला सर आई डू नॉट वांट टू अर्न मनी, आई वांट टू मिंट मनी। और सरकार भी जो पैसा छापती है मशीनों के थ्रू, हमारी गवर्नमेंट, हमारी आरबीआई, उसके लिए भी मिंट ही वर्ड है, ध्यान रखना। तो पैसा छापना बनेगा मिंट मनी। मैंने बोला सर आई डोंट वांट टू अर्न, आई वांट टू मिंट मनी। सर वो तो बहुत पैसा छाप रहा है, ही इज मिंटिंग सो मच मनी, तो वहां हम बोलते मिंट मनी। मिंट का मतलब पैसा छापना। अगला वर्ड प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाने बनाना, किसी चीज का बनने का ढोंग करना, पाखंड करना। वो एक मूवी है MS धोनी करके, तो उसमें जब वो होटल में स्टे करता है, वहां वो जो लड़की आती है जिससे MS धोनी की शादी हुई है, साक्षी करके, सो वो उस होटल में उस समय इंटर्न थी, वहां पे इंटर्नशिप पे। तो शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एट दैट मोमेंट। उस समय इतना ज्ञान नहीं था कि MS धोनी कौन है, वो इतना मैच नहीं देखती। तो उसने बताया कि हम MS धोनी, तो भी उसने इतना अटेंशन नहीं दिया उसको। तो उसने एक सेंटेंस बोला था कि व्हाई विल आई प्रिटेंड टू बी MS धोनी। मतलब उसका कहने का था कि मैं MS धोनी हूं, मैं बनने की कोशिश क्यों करूंगा जबरदस्ती, मतलब एक्चुअल में आई एम MS धोनी। व्हाई विल आई प्रिटेंड टू बी MS धोनी। तो कोई व्यक्ति कोई चीज बनने की कोशिश कर रहा है, बहाने बना रहा है, ढोंगी, फॉर एग्जाम्पल ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है ना, नाटक कर रहा है किसी भी चीज का। जैसे किसी बच्चे को पेट में दर्द नहीं है पर वो होमवर्क नहीं करके आया, तो नाटक कर रहा है सर मुझे आज आई हैव स्टमक एक। मैंने बोला नो नो यू डोंट हैव स्टमक एक, यू आर प्रिटेंडिंग टू हैव स्टमक एक, तुम नाटक कर रहे हो बेटा। तो प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना, बहाने बनाना, ऐसा भी बोल सकते हैं, बहाने बनाना, नाटक करना। डू यू प्रिटेंड, क्या सर आप करते हो, तो बनेगा डू यू प्रिटेंड। नेक्स्ट टेक रिवेंज। रिवेंज का मतलब बदला होता है। किसी से अगर हम बदला लेने की बात करें तो वहां एक्शन लगाएंगे टेक रिवेंज। कि सर मैं बदला लूंगा आपसे, आई विल टेक रिवेंज, तो वहां से लेकर तो टेक रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, किसी से बदला लेना, टेक रिवेंज होता है, रिवेंज। लास्ट एक्शन बचा है स्पीक इल अबाउट अदर्स। देखो एक इल का मतलब होता है बीमार, लेकिन एक इल का मतलब इंग्लिश में गंदा भी होता है, ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला कि सर वहां पे बहुत गंदा माहौल है, जैसा बोल सकते हैं देयर इज इल एटमॉस्फियर या देयर इज इल इन्वायरमेंट, ध्यान रखना। किसी के आचरण गंदे हैं तो बोल सकते हैं कि ही हैज या शी हैज इल मैनर्स, और बुरे आचरण वाले व्यक्ति को इल मैनर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इल मैनर्ड उस व्यक्ति का नाम है जिसके आचरण गंदे हैं, उसको हम इल मैनर्ड बोलते हैं कि सर ही इज इल मैनर्ड या शी इज इल मैनर्ड। और ऐसा बताना है कि सर उसके आचरण गंदे हैं तो बोलेंगे ही हैज इल मैनर्स या शी हैज इल मैनर्स। तो इल का मतलब गंदे से होता है। तो स्पीक इल अबाउट अदर्स का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी के बारे में गलत बोलना या किसी के बारे में गंदा बोलना, उसको हम बोलते हैं स्पीक इल अबाउट अदर्स। किसी के बारे में बुरा या गलत बोलना या गंदा बोलना। बोलते हैं ना लोग किसी से कोई दुश्मनी है फॉर एग्जाम्पल, तो वहां बोलते कि वो तो ऐसा है नहीं, ये कुछ नहीं है तो भी बोल देते, ठीक है, इट्स ये ह्यूमन नेचर है। आदमी की जो अकड़ होती है इंसान की, वो मरने के बाद ही जाती है। सच है, सच है, 101%। वैसे अकड़ नहीं है तो अच्छी बात है, रियली, लेकिन वहीं जाती है वो। गांव में एक कहावत है, ऐसा बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ बोलते हैं कि आदमी में जो आदतें गिरी हैं वो ऐसी आसानी से नहीं जाती है,
वो हमारी गांव में, हमारी देहात की लैंग्वेज में, मालवा में तो ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आप सुनोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा। हमारे यहाँ बोलते हैं कि पढ़िए लखन नहीं जाते हैं, पढ़िए आते नहीं जाती, जो आते पढ़ गई है वो नहीं जाती है। तो इंग्लिश में इसको ऐसा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ओल्ड हैबिट्स मतलब पुरानी आदतें, डाई हार्ड का मतलब तो मुश्किल से खत्म होती है, खत्म होना मतलब मुश्किल से जाती है। लाइफ का सेंटेंस है, हैबिट्स लिखा है ना, इसको प्लूरल बना दिया इसलिए डाई रखा, अगर ये हैबिट होता तो डाइस कर देते अपन, तो बनेगा ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी जो पड़ी आदतें हैं वो आसानी से जाती नहीं है, आदतें जो है वो आसानी से छूटती नहीं है। बोलते ना कि सर आदतें हैं ना आसानी से छूटते नहीं है, पुरानी आदतें आसानी से नहीं छूटती है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो स्पीक इल अबाउट अदर्स का मतलब किसी के बारे में गलत, बुरा, भद्दा बोलना, वो यूज करते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपने आज का क्लास एंजॉय किया होगा। यू मस्ट हैव एंजॉयड today's session, and really the class was worth, because I have taught you many vocabulary along with topic के साथ डिस्कशन के साथ भी है, एंड दैट विल हेल्प यू लॉट, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एक नए वीडियो में मिलेंगे, अगला वीडियो मेरा थर्सडे को आएगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।